बिस्तर के एक कोने पर बैठी कविता के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें उस तूफान को बयां कर रही थी जो उसके भीतर चल रहा था। शादी को पूरे 2 साल बीत चुके थे, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार आज भी वैसी ही खड़ी थी जैसी शादी के पहले दिन थी। सौरभ ने एक गहरी सांस ली और बिना पीछे मुड़े हुए बहुत ही ठहरी हुई लेकिन कठोर आवाज में कहा, कविता, मैंने जो भी किया वह मेरा आपके पिता और इस परिवार के प्रति फर्ज था। मैंने उनसे किया अपना हर वादा निभाया है, लेकिन सच यही है कि आप एक पति से जिस प्रेम की उम्मीद रखती हैं, वो भावनाएं मुझे आपके लिए कभी महसूस नहीं हुई। सौरभ के ये शब्द किसी धारदार हथियार की तरह थे, जो किसी भी आम लड़की के दिल के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। लेकिन कविता कोई आम लड़की नहीं थी। उसने अपने आंसुओं को पलकों की दहलीज पार नहीं करने दी। वह अपनी जगह से उठी, धीरे से सौरभ के पास आई और बहुत ही शालीनता से बोली, आप अपने कर्तव्य के हाथों विवश हैं और मैं अपने प्रेम के। मैं जानती हूँ कि भावनाओं पर किसी का जोर नहीं होता। ना तो मैं आपसे अलग हो सकती हूँ और ना ही आपको इस रिश्ते में बलपूर्वक बांध रखना चाहती हूँ। आप निश्चिंत रहें सौरभ जी, मैं कभी आप पर पत्नी होने का अधिकार नहीं जताऊंगी, लेकिन मैं आपकी हर खुशी का कारण बनकर अपना प्रेम निभाऊंगी, एक अर्धांगिनी का कर्तव्य निभाऊंगी। सौरभ अवाक रह गया। उसने मुड़कर कविता की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि कविता रोएगी, लड़ेगी या अपने हक की मांग करेगी, लेकिन कविता की इस निस्वार्थ और निश्चल बात ने उसे निशब्द कर दिया। सौरभ एक अनाथ लड़का था, जिसे कविता के पिता दीनानाथ जी ने न केवल पनाह दी थी, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया था। दीनानाथ जी सौरभ को अपने बेटे से बढ़कर मानते थे। जब दीनानाथ जी को पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनके पास चंद दिन ही बचे हैं, तो उन्होंने सौरभ से अपने जीवन की आखिरी इच्छा जाहिर की। वे चाहते थे कि सौरभ उनकी इकलौती बेटी कविता का हाथ थाम ले। सौरभ, जो दीनानाथ जी के एहसानों तले दबा था, उन्हें ना नहीं कह सका। उसने इस शादी को सिर्फ अपना फर्ज मानकर स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर कविता बचपन से ही सौरभ को अपने दिल में बसा चुकी थी। वह जानती थी कि सौरभ ने यह शादी सिर्फ मजबूरी में की है, लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने इस एक तरफा रिश्ते को भी भगवान का आशीर्वाद मान लिया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। कविता ने पूरे घर को अपने प्रेम से सींच दिया था। सौरभ की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी फाइलों को सहेज कर रखना, कविता बिना कुछ कहे सब कुछ करती थी। वह सौरभ के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती। कभी भूल से भी उसने अपने अकेलेपन या सौरभ की बेरुखी की शिकायत नहीं की। सौरभ यह सब देखता था। उसके मन में कविता के प्रति अगाध सम्मान पैदा हो गया था, लेकिन वह खुद को इस प्रेम वाले सांचे में नहीं ढाल पा रहा था। उसे लगता था कि वह कविता के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन कविता की वो खामोश मुस्कान उसे हमेशा निहत्था कर देती थी। एक दिन किस्मत ने सौरभ की जिंदगी में एक भयानक तूफान ला दिया। सौरभ ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था, जहां उसकी कार का एक भीषण एक्सीडेंट हो गया। जब सौरभ को होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है और उसे महीनों तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। यह सौरभ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक ऐसा इंसान जो हमेशा भागता दौड़ता रहता था, अब पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हो गया था। यही वह समय था जब कविता सौरभ की परछाई ही नहीं बल्कि उसकी ढाल बन गई। उसने अस्पताल से लेकर घर तक सौरभ की ऐसी सेवा की जैसी शायद कोई सगी माँ भी न कर पाए। महीनों तक कविता ठीक से सोई नहीं। वह सौरभ को अपने हाथों से खाना खिलाती, उसकी दवाइयों का हिसाब रखती
और जब सौरभ अपनी इस लाचारी पर हताश होकर झल्लाता या गुस्सा करता तो कविता उसे एक बच्चे की तरह सीने से लगाकर शांत करती। उसने सौरभ को महसूस तक नहीं होने दिया कि वह अपाहिज हो गया है। एक रात जब सौरभ की आंख खुली तो उसने देखा कि कविता उसके पैरों के पास कुर्सी पर बैठी बैठी ही थकान से सो गई है। उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन फिर भी उसके हाथों में सौरभ की दवाइयों की पर्ची थी। सौरभ उसे एकटक देखता रहा। अचानक उसके भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। उसे अपने वो शब्द याद आ गए जो उसने शादी के कुछ सालों बाद कविता से कहे थे, मुझे आपके लिए वो भावनाएं कभी महसूस नहीं हुई। सौरभ को एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। सौरभ को एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। वह जिसे प्यार समझता था वह तो सिर्फ किताबों और फिल्मों की एक काल्पनिक दुनिया थी। असली प्रेम तो वह था जो उसके सामने उस कुर्सी पर सो रहा था, बिना किसी अधिकार की मांग किए, बिना किसी स्वार्थ के। अपना सर्वस्व लुटा देने का नाम ही तो प्रेम है। कविता ने अपना वादा निभाया था। उसने सच में बिना कुछ मांगे सौरभ के जीवन में खुशियां भर दी थीं। सौरभ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कांपते हुए हाथों से कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता की आंख खुल गई और सौरभ को रोता देख वह घबरा गई। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? कविता ने बदहवास होकर पूछा। सौरभ ने रोते हुए अपना सिर कविता के हाथों पर रख दिया और रुंधे गले से बोला, दर्द तो बहुत सालों से हो रहा था कविता, बस मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। तुमने मुझे अपने प्रेम से हरा दिया। जिस कर्तव्य को मैं बोझ समझकर ढो रहा था, तुमने अपने निस्वार्थ प्रेम से उसे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद बना दिया। मुझे माफ कर दो कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक पति के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में। अब तुम मुझ पर अपना पूरा अधिकार जता सकती हो। कविता की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सौरभ के माथे को चूम लिया। आज उस कमरे में न कोई कर्तव्य की बेड़ी थी और न ही कोई मजबूरी। आज वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम था, जिसने एक पत्थर दिल को भी मोम कर दिया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और वेदिका स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।